सुप्रभात। आज हम क्लास 12 गद्य का अंतिम पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दोनों जो भाषण हैं, जो किसी कारणवश आप उन भाषण को नहीं पढ़ पाए, फिर उसको उन्होंने प्रकाशित करवाया। सबसे पहले हम लोग भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय जान लेते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी मृत्यु दिसंबर 1956 में हुई थी, दिल्ली में हुई थी। आपके पिताजी का नाम श्री राम जी था। माताजी का नाम भीमाबाई था और आपकी शादी जो है रमाबाई से हुई थी। आपके पिताजी का नाम श्री राम जी, माताजी का नाम भीमाबाई, विवाह रमाबाई से हुआ था। आप प्राथमिक शिक्षा पढ़ने के बाद आपने प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन करने के बाद बड़ौदा के नरेश ने आपको आगे की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया और आप आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गए। भीमराव अंबेडकर जो हैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गए और आपने न्यूयॉर्क और लंदन में पढ़ाई की। आपने न्यूयॉर्क और लंदन में आपने पढ़ाई की। कोलंबिया विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी की और 1923 में आपने 1923 में मुंबई उच्च न्यायालय में आपने वकालत शुरू की। जब आप हिंदुस्तान आ गए तो 1923 में आपने मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की आपने और आप जो हैं संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य भी रहे। आप संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य रहे। आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। उन सभी पुस्तकों को भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने 21 खंडों में इसको प्रकाशित करवाया है। यानी कि आपकी सभी पुस्तकों को भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित करवाया है। आपने पत्रिकाओं का संपादन किया जिसमें मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता। आपने मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता, इन पत्रिकाओं का भी आपने संपादन किया है। अब हम आपका किस प्रकार से जो है आपने निम्न वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए अनेक प्रयास किए, इस संदर्भ में हम जान लेते हैं। ये तो आपकी जो है आपका जीवन परिचय कि आपने क्या लिखा है, आपका जन्म कब हुआ। अब हम बात करते हैं कि समाज और राजनीति में देखिए, आपने अंबेडकर ने समाज व राजनीति में
क्यों निभाई है? क्योंकि वह अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को उनका मानवीय अधिकार दिलाना चाहते थे। वह अछूतों को, मजदूरों को उनका मानवीय अधिकार दिलाना चाहते थे, यानी कि उस वर्ग को ऊपर उठाना चाहते थे। और आपने काफी संघर्ष किया है। आप बहुत बड़े इतिहास मीमांसक हैं, विधिवेता हैं, अर्थशास्त्री हैं, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे हैं। आप भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है आपका। जीवन भर आपने दलितों की मुक्ति के लिए, आपने जीवन भर दलितों की मुक्ति के लिए प्रयास किया और उनकी सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया कि उनको समाज में समता कैसे मिले। सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया आपने और आपने जो है उस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए आपका हिंदू समाज से भी मोह भंग हो गया था। आप स्वयं दलित जाति में जन्मे और जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण व अपमान से भी आपको गुजरना पड़ा। एक बार एक अध्यापक ने आपसे पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, आप बड़े होकर क्या बनोगे? तो आपने जवाब दिया कि मैं पढ़ लिखकर वकील बनूंगा, मैं पढ़ लिखकर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा, उनको उनके अधिकार भी दिलाऊंगा। यानी कि आपके मन में शुरू से ही अछूतों को ऊपर उठाने की जो सार्थक प्रयास आपका सफल रहा है। और उनके चिंतन व रचनात्मकता में मुख्यतः 3 प्रेरक थे। आप सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं बुद्ध से, कबीर से और ज्योतिबा फूले से। ज्योतिबा फूले से आप 3 लोगों से अधिक प्रभावित हुए। सबसे अधिक प्रभावित हुए आप बौद्ध धर्म के समतावादी दर्शन से। समतावादी दर्शन से आप अधिक प्रभावित हुए। जब आपका हिंदू समाज से मोह भंग हो गया, आपका हिंदू समाज से जब मोह भंग हो गया तो आपने 14 अक्टूबर 1956 को अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ आपने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और आप बौद्ध मतानुयायी बन गए। तो काफी कुछ आपने संघर्ष किया है। अब हमारे सामने जो ये पाठ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। आज हम समझेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हम अगले वीडियो में मेरी कल्पना का आदर्श समाज कैसा है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए, ये पाठ अंबेडकर जी के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। देखिए, ये भाषण जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, जिसका हिंदी में अनुवाद ललित सिंह ने किया है, जिसका हिंदी में अनुवाद ललित सिंह जी यादव ने किया है। और उसके 2 प्रकरण थे। ये दोनों प्रकरण आपको 1936 में लाहौर में अध्यक्षीय भाषण के रूप में बोलने थे, लेकिन 1936 का लाहौर का जो कार्यक्रम था वो किसी कारण से स्थगित हो गया। ये दोनों भाषण जो है आपको वहाँ पढ़ने थे, लेकिन वो स्थगित हो गया क्योंकि वहां के क्रांतिकारी और आयोजकों के बीच में सहमति नहीं बनी, पढ़ा न जा सका। बाद में अंबेडकर जी ने स्वतंत्र पत्रिका के रूप में इसे प्रकाशित करवाया। स्वतंत्र पत्रिका के रूप में इसे प्रकाशित करवाया, जो काफी लोकप्रिय रहा।
जो काफी लोकप्रिय रहा है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है आज हम इसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए, जाति आधारित श्रम विभाजन। देखिए, जाति, एक तो बात करते हैं जाति आधारित श्रम विभाजन, यानी कि जाति के आधार पर कार्य का विभाजन, ये अस्वाभाविक, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी का जाति के आधार पर हम किसी का कार्य का विभाजन करेंगे, कई बार बच्चा पैदा होते ही हम उसका पेट में ही हम दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि ये व्यवसाय अपनाएगा। तो अगर जाति के आधार पर श्रम विभाजन किया गया तो ये ठीक नहीं है। श्रम विभाजन होना चाहिए कार्य कुशलता के आधार पर होना चाहिए। श्रम विभाजन जो होना चाहिए वो कार्य कुशलता के आधार पर होना चाहिए। अगर जाति के आधार पर श्रम विभाजन होता गया, मान लो एक ही जाति के लोग जब एक ही व्यवसाय अपनाएंगे तो उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ सकती है। भूखे मरने की नौबत आ सकती है। इसलिए जाति आधारित श्रम विभाजन जो है वो नहीं होना चाहिए। आज भी जातिवादी पोषकों की कमी नहीं है और ऐसे लोग जो हैं ये समझते हैं कि ये जाति पर आधारित जो श्रम विभाजन होने से ये सभ्य समाज की आवश्यकता है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। ये अस्वाभाविक विभाजन है। दूसरी बात है कि ये जो विभाजन होगा ये अस्वाभाविक विभाजन होगा। अस्वाभाविक विभाजन क्यों होगा? क्योंकि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। इंसान अपनी रुचि के अनुसार कार्य नहीं कर पाएगा। बेरोजगारी बढ़ेगी, अपनी रुचि के अनुसार कार्य नहीं कर पाएगा और इस कार्य से ऊंच नीच की भावना भी सामने आएगी। ऊंच नीच की भावना भी सामने आएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये अस्वाभाविक विभाजन है और ये व्यवस्था जो है हमारे समाज में दोषपूर्ण व्यवस्था है। अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो ये हमारे समाज के लिए दोषपूर्ण व्यवस्था है। ये हमारे समाज के लिए दोषपूर्ण व्यवस्था है क्योंकि ये मानव की रुचि पर आधारित नहीं है। और जब तक सक्षम समाज व्यक्ति की रुचि के आधार पर कार्य करने की छूट नहीं देगा, तब तक ऐसी व्यवस्था जो है उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता है। और हमारी जाति प्रथा में कई प्रकार के दोष हैं। देखिए, निजी समता के आधार पर न होकर कई बार मनुष्य की निजी समता को नहीं पहचाना जाता है। निजी समता को नहीं पहचाना जाता है कि एक निम्न वर्ग में रहने वाला बालक, उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, उसकी निजी क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे समाज में माता पिता के सामाजिक स्तर के आधार पर माता पिता के सामाजिक स्तर के आधार पर, कहने का तात्पर्य यह है कि मोची का बेटा मोची बनेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ये दोषपूर्ण व्यवस्था है, इसमें बदलाव आना चाहिए और मनुष्य को एक व्यवसाय में बांध देता है ये। और गर्भाधारण के समय ही, यानी जब कोई माँ गर्भवती होती है निम्न जाति की, तो उसके व्यवसाय का निर्धारण उसके गर्भ में ही कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी दोषपूर्ण व्यवस्था है। मनुष्य को जो एक व्यवसाय में बांध देती है उसे भूखे मरने की नौबत आती है। हिंदू धर्म में ये व्यवसाय बदलने की अनुमति न होने से एक बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे काफी कुछ बदलाव आ रहा है। और यही नहीं, ये
श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है पैसे की बाध्यता पर मान देती है, पैसे की बाध्यता में, व्यवसाय की बाध्यता में मान देती है। हमें वही व्यवसाय करना पड़ता है और ये मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं होता है, उसमें मनुष्य की व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान नहीं होता है और ऐसे काम में लोगों की रुचि नहीं होती है। ये आर्थिक पहलू जो है जाति प्रथा के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर मनुष्य को किसी एक ही पैसे में बांधना है तो वो बहुत ही हानिकारक है समाज के लिए। ऐसा समाज, ऐसा देश कभी आगे प्रगति नहीं कर सकता है अगर हम मनुष्य को उस व्यवसाय में बांध देंगे, क्योंकि ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जड़कर निष्क्रिय बना देती है। ये पैसा जो है मनुष्य को निष्क्रिय बना देता है। क्या बना देता है? निष्क्रिय बना देता है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा अर्थात कार्य का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, व्यक्ति की रुचि के अनुसार होना चाहिए, कार्य कुशलता के आधार पर होना चाहिए। तभी हमारा देश प्रगति कर सकता है, तभी वो समाज आगे बढ़ सकता है। इसलिए अंबेडकर ने जो ये बात कही है वो बिल्कुल सही बात है। इस तरह लेकिन आज समय के साथ काफी बदलाव आया है। आज निम्न जाति के व्यवसाय उच्च जाति वाले अपना रहे हैं, उच्च जाति के व्यवसाय निम्न जाति वाले अपना रहे हैं। समय के साथ धीरे धीरे बदलाव आता जा रहा है। हम अगले वीडियो में जो है मेरी कल्पना का जो आदर्श समाज है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।